हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये है आपका ग्लास स्लैब जिसकी जो थिकनेस है वो मान लेते हैं हमारे पास टी है। ठीक है, जो टी है वो इसकी थिकनेस है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो रे ऑफ लाइट है ना उसको ट्रेवल करवाऊंगा फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये ऊपर वाला क्या है? एयर है। और नीचे वाला क्या है? आपका ग्लास है। ठीक है, पहले उसको ट्रेवल कराऊंगा फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड उसके बाद उसको ट्रेवल कराऊंगा फ्रॉम ग्लास टू एयर। ग्लास टू एयर। तो देखिए वो कैसे करेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एक ये हो गई मेरी रे ऑफ इंसिडेंस। ये मेरी रे ऑफ इंसिडेंस है। यहां पर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नॉर्मल को ड्रॉ करूंगा। तो ये मेरा नॉर्मल हो गया। ठीक है, एंड यू नो दैट जब भी एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम एयर टू ग्लास मींस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या करती है? नॉर्मल की तरफ ये आपकी बेंड करती है लाइक दिस। तो ये नॉर्मल की तरफ क्या कर रही है? आपकी बेंड कर रही है। इज दैट ओके? उसके बाद क्योंकि अब ये रे ऑफ लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर, मतलब डेंसर टू रेयर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले मैं नॉर्मल बना देता हूं और उसके बाद मैं बनाऊंगा लाइक दिस। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट ओके? अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो मैं यहां पे दिखा देता हूं। उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर आप देखेंगे कि देखिए, ये मेरे पास एक नॉर्मल n1 है, ये मेरे पास नॉर्मल n2 है, एंड दीज टू नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो आपकी लाइन दिख रही है, ये रिफ्लेक्टेड जो लाइन है, ये बेसिकली एज ए ट्रांसवर्सल बिहेव कर रही है। तो अगर ये एंगल आपका आर है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इज दैट ओके? अब ये जो रे है ना, क्योंकि इस ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है, बाहर आने का मतलब ये यहां से इमर्ज हो रही है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है इमर्जेंट रे। तो ये बन गया मेरा इमर्जेंट रे। अब ये जो इमर्जेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्लियर? अब इस ग्लास स्लैब को लेके दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहली बात, देखिए, मान लीजिए मैं इंसिडेंट रे जो है ना, ये जो दिख रही है आपको, इसकी डायरेक्शन के अलोंग एक डॉटेड लाइन बना देता हूं। देखिए, ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं इसी के डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बना दिया। अब सबसे पहला फैक्ट पता क्या है? सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो इमर्जेंट रे होती है ना, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब कि आपकी इमर्जेंट रे जो है इज पैरेलल, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के बिल्कुल क्या होती है? ये पैरेलल होती है। और क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती है, देयरफॉर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू ग्लास स्लैब। आई होप आपको ये जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमने समझना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सो देखिए, सबसे पहली बात ये आपकी इमर्जेंट रे है, ये देखिए ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये देखिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, मतलब ये जो मैंने अब यहां पे ब्लू लाइन जो बनाई है, इसका जो लेंथ होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक इंसिडेंट रे अपने कितने पाथ से डिस्प्लेस हो गया जब वो एक ग्लास स्लैब से निकला।
मेरी बात समझने की कोशिश करना प्लीज, कि इंसिडेंट रे आ रहा था एक रास्ते पे, तो ग्लास स्लैब आने की वजह से उसका जो रास्ता है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो वो कितना शिफ्ट हुआ अपने पाथ से, वो बेसिकली क्या होता है, आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन डेफिनेशन वाइज अगर आपको पेपर में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो वो बेसिकली आपका हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बट इसका असली मतलब ये होता है कि जब एक इंसिडेंट रे जा रही थी, तो जब रास्ते में कोई एक मीडियम आएगा तो वो अपने पाथ से कितना शिफ्ट हो जाएगा जब वो उस मीडियम से बाहर निकलेगा। सो बेसिकली वो हो जाता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके? चलिए, अब हम ये देखते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब उनमें से दो फैक्टर को समझने के लिए मैं यहां पर सिमुलेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए पहले हम वही देखते हैं। सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का सबसे बढ़िया सिमुलेशन यहां पे इस साइट के अंदर है, जो कि ऑनलाइन लैब्स ने बनाया हुआ है। इसके अंदर ना हम कई सारे जो है सिमुलेशंस कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि अगर आप इसको खुद प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सको। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अब हम अपना जो फैक्टर्स है अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नॉर्मल्स एंड एंगल्स। तो पहले मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। और फिर मुझे चाहिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने यहाँ पे भी उसको क्लिक कर दिया। नाउ यू कुड सी दैट देयर इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड इवन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, और अगेन एंगल ऑफ इमर्जेंस दिया हुआ है, राइट। अब देखो, सबसे पहली बात, मैंने क्या कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 49 डिग्री और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी है आपका 49 डिग्री। और मैंने क्या कहा था कि जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। सो देखिए, ये है 30.21, तो ये वाला भी क्या है, 30.21 है। इज दैट ओके? ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है, वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 49 डिग्री। अब एक काम करता हूं, पहले मैं इसको कम करता हूं, उसके बाद इसको बढ़ाऊंगा। तो आपकी जो नजर है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जब एंगल था 49 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है 7.46 यूनिट्स। अब यूनिट्स के अंदर आपका मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है, बट यूजुअली हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम किया। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, हुई ना। उसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा दूं, तो 49 से बढ़ाकर जब मैंने 58 किया तो इसकी वैल्यू होगी 9.7। तो आप एक चीज तो देख पा रहे हो ना, विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इंक्रीज करती है। तो सबसे पहला फैक्टर जिसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका इंक्रीज करता है। तो ये तो हुआ आपका सबसे पहला फैक्टर। क्लियर? नंबर टू, जो दूसरा फैक्टर है जिस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है वो है आपका थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, अब देखिए, ये जो ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस जो है वो क्यू आर या पी एस है। ठीक है, अब इसकी थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए ये जो लाइन आपको दिख रही है एस आर, इसको मैं ड्रैग करूंगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो अब आपने फिर से नोटिस करना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर? सो देखिए, मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इसको पकड़ लिया है, इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। तो प्लीज आपका ध्यान लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे होना चाहिए। तो देखिए, जैसे जैसे मैं उसको नीचे लेके जा रहा हूं, क्या देखने को मिल रहा है, तो देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा रहा हूं तो मेरी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो भी मेरी इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ ना? तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है, अगर थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब बढ़ती है तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपकी बढ़ती है। क्लियर हो गया? अब जो तीसरा फैक्टर है जो इस पे डिपेंड करता है वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको समझने के लिए हम दोबारा अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जो तीसरा फैक्टर है जिस पे आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे डिपेंड करता है, क्या करता है। सो देखिए, सबसे पहले हम इसको नॉर्मली पहले बना लेते हैं कि देखिए, एक रे ऑफ लाइट है, वो क्या कर रही है, वो इंसिडेंट कर रही है, राइट।
उसके बाद ये आपका नॉर्मल हो गया, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि ग्लास है आपका, एंड उसके बाद इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्योंकि ग्लास से एयर में जा रहा है। क्लियर हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंसिडेंट जो रे है इसकी डायरेक्शन के अलोंग एक लाइन खींच देता हूं जस्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो मैंने वो यहाँ पे बना दिया। सो ये जो गैप आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला गैप, ये है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। अब इनिशियली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होती है वो 1.5 होती है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक ऐसा ग्लास ले लेता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या है, 2 है, ठीक है, सपोज कर लो 2 है। तो आप अच्छी तरह जानते हो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि जैसे एक रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास एंटर करेगी तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू जब मटेरियल क्या था, 1.5 का था। क्लियर। तो स्पीड ज्यादा डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि इट विल बेंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो क्या करेगा, इट विल बेंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड करती है मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और क्योंकि वो बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसी वजह से ऑटोमेटिकली एमर्जेंट रे मेरे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से दूर हो जाता है। सो अब आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट ओके जी। तो देखिए मेन बात क्या है, मेन बात यहां पे ये है कि अगर मैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाता हूं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज कर जाता है। द रीजन इज दैट कि आपकी जो इंसिडेंट रे है जब रिफ्रैक्ट होगी तो इट विल बेंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसकी वजह से इंसिडेंट रे से वो ज्यादा शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर हो गया। तो देखिए इस पे एक सवाल भी दिमाग में आता है कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास है एक रेड रे और मान लेते हैं कि मेरे पास है एक वॉयलेट रे। आई नो ये वॉयलेट नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। यहां पे एक आपकी रेड रे है और एक आपकी वॉयलेट रे है, ठीक है। अब अगर मैं वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, ये हमें अच्छी तरह से पता है। बट अब हमने ये भी पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। तो अभी मैंने क्या बताया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड इज लेस देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉयलेट। तो देखिए जब हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड, तो इसका मतलब यह है कि जो वॉयलेट लाइट है ना, जैसे ग्लास में एंटर होगी ना तो उसकी स्पीड में ज्यादा डिक्रीज आएगा एज कंपेयर टू रेड। क्लियर हो गया। सो देखिए अब क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं रेड की बात करूं तो कुछ भी नहीं, देखिए सिंपल सी बात यह है कि ये हल्का सा आपका बेंड कर जाएगा, और जैसे ही बेंड करेगा इट विल बेंड, फिर जैसे ही आप ग्लास से बाहर लेके जाओगे इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर मैं एक नॉर्मल डायरेक्शन से इसको देखूं तो ये जो गैप आप यहां देख रहे हो तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। लेकिन जब मैं बात करता हूं वॉयलेट लाइट की तो क्या होगा कि ये ज्यादा बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ज्यादा बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसकी वजह से आपकी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और जो एमर्जेंट रे है उसके बीच का गैप जो है वो बढ़ जाएगा। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड। सो ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेरे पास एक रेड है, मेरे पास एक वॉयलेट है, तो किसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो याद रखना जिसकी वेवलेंथ कम उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक काम करते हैं, अब हम इन सब चीजों को समराइज कर देते हैं। सो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा, हमने ये देखा कि आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, राइट। तो मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी बढ़ेगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट जी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नंबर 2, ये डिपेंड करता है थिकनेस पे, किसके थिकनेस पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है। तो मतलब अगर आपकी जो थिकनेस है वो थिकनेस है अगर मैं उसको बढ़ाता हूं लेटरल डिस्प्लेसमेंट जी आपका वो भी इंक्रीज करता है। नंबर 3, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या देखा हमने कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती है। आई होप आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मैंने वहां पे आपके लिए नोट्स डाले हुए हैं, तो उनको डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा, इसके रिलेटेड मैंने टेस्ट भी वहां पे डाला हुआ है, तो प्लीज कंडक्ट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि एटलीस्ट उस बच्चे के पास जरूर ये पहुंच जाए जो बेसिकली इसको अच्छे से समझना चाहता है। इज दैट ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।